बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 जो चैप्टर नंबर 2 का है, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 स्टूडेंट वीक नंबर 6 का। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। आज का जो लेक्चर एजेंडा है उसमें सबसे पहले जो टास्क है उसमें हमने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को डिस्कस करना है सी लैंग्वेज के। दूसरा जो टास्क होगा उसमें हमने प्रोग्रामिंग बेसिक्स पढ़नी है कि कौन कौन सी बेसिक्स जो हैं वो टास्क इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम में। और तीसरा जो है टास्क जो है वो रिजर्व वर्ड्स और हेडर फाइल्स हमने डिस्कस करने डिटेल से। आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ऑफ सी लैंग्वेज जो यूनिट 2.2.2 है, उसमें जो सी लैंग्वेज की जो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आईडीई जो है वो इंटरफेस है जिसको जो है एक ही जगह पर जो है मुख्तलिफ टास्क को जो है हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब एडिटर का टास्क है तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर। इसी तरह जो है आपके द कंपाइलर का जो टास्क है वो भी उसी एक आईडी इंटरफेस एट वन प्लेस पे जो है परफॉर्म किया जा सकता है। इस तरह लिंकर का जो टास्क है ये भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और लोडर के जो टास्क हैं, यानी 4 टास्क जो हैं वो हम एक ही आईडी इंटरफेस के अंदर जो है पैकेज में अवेलेबल होता है, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब सबसे पहले और डिबगर टास्क, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर पढ़ते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो इट्स अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम। देखें, वर्ड प्रोसेसर की तरह जो है एक आपको एक एडिटर जो है वो ओपन हो जाते हैं जहां पर आप जस्ट सोर्स कोड को लिखते हो। तो सोर्स कोड क्या है कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, जो एक ख़ास एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप सी यूज़ करते हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी, इंग्लिश स्टेटमेंट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी सिंटेक्स के मुताबिक, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सोर्स कोड कहलाया जाएगा। अब वो एडिटर, टेक्स्ट एडिटर जो है, अब आप नोटपैड इस्तेमाल करना चाहते हैं या सिंपल उसी आईडी इन्वायरमेंट में जो सॉफ्टवेयर है उसी टूल के अंदर आप जो है वो टाइप करना चाहते हैं सोर्स कोड को, तो आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल, सिंपल एक टेक्स्ट होता है जो हम कोडिंग की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टास्क में जो है आपको उसके जो है वो सिनेरियो मिल जाएगा कि कैसे जो है वो सोर्स कोड को लिखा जाता है। जितने भी एडिटर होते हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कंपाइल एरर्स, यानी अगर आप उसको कंपाइल करना चाहते हो तो वो एरर्स को हाईलाइट करता है और सिंपली फिर उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर का जो इंटरफेस है ये आपको सामने नज़र आ रहा है। दिस इज़ द आईडी इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो एक सॉफ्टवेयर टूल हम यूज़ करेंगे सी प्रोग्रामिंग के लिए। उसमें जो आपकी बुक में मेंशन है वो है डेव सी और सी प्लस प्लस। आप गूगल में जाके जस्ट सर्च करें डेव सी और सी प्लस प्लस, तो वो डायरेक्टली जो है फ्री में आप किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स फॉर्ज डॉट नेट से डाउनलोड कर दें या सी नेट से डाउनलोड कर दें। वो डायरेक्टली आप जब डाउनलोड कर लें तो आप उसको सिंपल इंस्टॉल कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल इंस्टॉलेशन इसकी नहीं है। जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो आप फाइल में चले जाएं, न्यू प्ले क्लिक कर दें और सोर्स जो है वो कोड को क्लिक कर दें, तो आपको ये वाला इंटरफेस जो है वो सामने नज़र आ जाएगा। उसमें ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये वाइट बैकग्राउंड, जो वाइट बैकग्राउंड है, ये वो जगह है जहां पर हम ये कोड लिखते हैं। इस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। यानी सिंपल इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने टाइप करना होता है, और उस टाइप के मुताबिक जो कोड आप यहाँ पर टाइप करोगे वो सारा का सारा जो है इसको हम एडिटर से रिप्रेजेंट करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। सो दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर जहां पर इस टेक्स्ट को राइट किया जाएगा, और उसको जो एक्सटेंशन है डॉट सीपीपी या डॉट सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम जो है वो इजीली इसको कंपाइल फिर कर सकते हैं। बाकी ये जो है मेन्यूज़ हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट के लिए सबसे पहले आप इसको कंपाइल करोगे। कंपाइल के बाद जो है वो फिर लिंक हो जाएगा, और लिंक के बाद आपको एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है, अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है वो एरर बता देगा।
नीचे आपको एरर्स जो हैं वो नीचे दिखा देंगे कि कौन से टाइप के एरर्स जो हैं वो अकर हुए हैं। अगर एरर नहीं होगा तो वार्निंग भी ज़ीरो आ जाएगी, एरर भी ज़ीरो आ जाएगा, तो आपका सारा का सारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वो टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली, जहाँ पर आप टेक्स्ट यानी सोर्स कोड को राइट करते हो। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहले टास्क आता है वो है कंपाइलर का। अब कंपाइलर जो है ये क्या है, ऑलरेडी हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन प्रोग्राम में। मशीन प्रोग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। A software that translates a C language source program into machine code means object program that can be understood and executed by the computer. It is called compiler. ठीक है, तो कंपाइलर एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं। तो सी हम यूज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, तो सी जो है वो कंपाइलर ट्रांसलेटर इस्तेमाल करता है। तो वो पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा होता है उस सोर्स प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट मशीन में करता है, यानी 0 1 में कन्वर्ट करता है। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सा टास्क इस पे परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब कंपाइलर को के लिए जो है अक्सर पेपर में एक सिनेरियो जो है वो आता है टास्क। समटाइम पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंट स्टेप्स फ्रॉम राइटिंग टू एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। आपने मुख्तलिफ स्टेप्स विद डायग्रामेटिकली आपने बताना है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि जब आप एक पूरा जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को राइट करते हो, यानी वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, सोर्स प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए कौन से स्टेप चाहिए डायग्रामेटिकली शो करें। तो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली जो है आपको एक स्टेप्स बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म किया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब कंप्लीट आप एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को जो है वो क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, वो सोर्स प्रोग्राम आपने लाजमी लिखना होता है जो आप टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो। यहाँ पर वो सोर्स प्रोग्राम राइट किया जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू द रूल हम बनाते हैं। उसी सोर्स प्रोग्राम को फिर कंपाइलर सॉफ्टवेयर की मदद से कंपाइल किया जाता है। तो जब वो कंपाइल करता है और उसमें कोई एरर नहीं होता है, ठीक है, कंपाइल करके अगर कोई एरर नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है तो यहां पर कंपाइलर का काम खत्म हो जाता है। तो कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यहां से सोर्स प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं आता है। लेकिन अगर कहीं पर एरर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सोर्स प्रोग्राम में कहीं स्टेटमेंट में गलती आ जाए, तो वो क्या कर देता है, उस एरर को डिटेक्ट कर लेता है डिबगर की मदद से, द एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्ट हो जाता है, जब एरर अकर होता है उस एरर को फिर रिमूव किया जाता है, रिमूविंग दैट एरर। फिर एरर जब रिमूव हो जाता है तो फिर रिमूविंग एरर, ठीक है, उस एरर को जब रिमूव करेगा दोबारा उसी को क्या करेगा, कंपाइल करेगा सोर्स प्रोग्राम को, अगेन टेस्ट द टू कंपाइल द टास्क। इसलिए एरर अगर हो जाए उस एरर को रिमूव करेगा, दोबारा उसको कंपाइल करेगा। अब अगर एरर नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां सोर्स से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तक का जो टास्क होता है ये काम कंपाइलर का होता है। कंपाइलर के बाद जो है जब एग्जी फाइल बनाया जाता है, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये काम फिर लिंकर का होता है। तो लिंकर वो सॉफ्टवेयर है जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ मुख्तलिफ सी लाइब्रेरीज फंक्शन को ऐड करता है, ठीक है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जो है वो क्या कर देता है, उसको ऐड कर देता है, उसके साथ मिला लेता है, उससे फिर एक एग्जी फाइल बनती है। ठीक है, तो सी के जो मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे मैथ लाइब्रेरी फंक्शन हो जाएंगी, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसके साथ लिंक कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ और उससे डॉट एक्जी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहां तक का काम जो है ये लिंकर का होता है। चूंकि आज का जो आईडी इंटरफेस है, आज का जो आईडी इंटरफेस है उसमें सारे के सारे जो हैं वो एक जगह पर होते हैं।
यानी कंपाइलर भी होता है, लिंकर भी होता है, टेक्स्ट एडिटर भी होता है और लोडर भी होता है। तो वो सारे के सारे एक ही टास्क एक ही जगह पर परफॉर्म होते। पहले जो है अलग अलग टेस्ट किए जाते थे, लिंक अलग से करना होता था, कंपाइल अलग से करना होता था। लेकिन आज के दौर का जो आईडी इंटरफेस है उसमें ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो इसलिए लिंकर का काम कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को दूसरी लाइब्रेरीज के साथ जो है वो ऐड करेगा और उससे फिर एक एक्जी फाइल बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का काम जो है वो लिंकर का होता है। फिर यही एग्जीक्यूटेबल फाइल जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए फिर लोडर का काम आता है। तो लोडर जो है वो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इसी एग्जी फाइल को लोड करता है, ठीक है, मेमोरी में। दैट इज लोड इनटू मेमोरी, मेमोरी में लोड कर देता है ताकि स्क्रीन पे जो है वो मैसेज या कोई भी टास्क जो हो वो मुझे डिस्प्ले हो सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लोडर। तो ये कंप्लीट एक स्टेप जो है आपने डायग्रामेटिकली ऐसे ड्रॉ करनी है ताकि आप जो है वो पूरा का पूरा एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सके। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज में नेक्स्ट टास्क इज लिंकर। लिंकर जो है वो क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, यानी वो प्रोग्राम जो ऑलरेडी मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है कंपाइलर की मदद से, उससे एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाते हैं, उसको लिंकर कहते हैं। यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जो डॉट ओबीजे फाइल बन चुकी है उस ओबीजे फाइल को दूसरी लाइब्रेरीज के साथ लिंक कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है मैथ डाटा एच, मैथ की लाइब्रेरी है तो उसके साथ लिंक कर देगा, कोई दूसरी लाइब्रेरी है उसके साथ लिंक कर देगा। वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के साथ लिंक करके उससे एक एक्जी फाइल बना देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये काम लिंकर का होता है। तो आप लिंक करते हो, ये ऑलरेडी जो डेव सी हम टूल यूज करेंगे तो उसमें पहले से ये मौजूद है, हम डायरेक्टली उसको वो खुद ही ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं। वैसे आप सिंगल भी जो है यूनिट को जो है वो लिंक टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब कंपाइल होता है तो उसको लिंक भी कर देता है और उससे एक एक्जी फाइल भी जो है वो बना देता है। ये काम लिंकर का होता है। लिंकर जब एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना देता है उसके बाद काम लोडर का आता है। तो लोडर का काम क्या है कि ये जो एक्जी फाइल बनी है इस एक्जी फाइल को मेमोरी में लोड करवाना है। जब ये मेमोरी में लोड होगा, क्योंकि मेमोरी से ही सारा का सारा टास्क एक्सेस किया जाता है, रन होता है, इसलिए ये क्या करेगा, मेमोरी में इसको लोड करेगा और उसके बाद जो है वो स्क्रीन पे रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले मेमोरी में लोड करना है रैम में ताकि उसको एक्सेस हो। तो लोडर वो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में एंड देन एग्जीक्यूट देम, फिर उसको रन कर देगा ताकि स्क्रीन पे वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो सके। दैट इज द पर्पस ऑफ लोडर। तीसरा जो टास्क है वो है डिबगर का। डिबगर क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आप किसी टास्क को कंपाइल करते हो तो सम टाइम उसमें एरर आ जाता है। तो डिबगर का काम ये होता है कि वो फाइंड करता है एरर को और उस एरर को फिर रिमूव करता है। यूजर जो है फिर उस एरर को रिमूव करके दोबारा कंपाइल करते हैं, तो अगर एरर नहीं होता है तो वो रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है, और अगर एरर होता है तो वो डायरेक्टली डिटेक्ट करके जो है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ डिबगर, यानी द प्रोसेस ऑफ finding an error and removing an error is basically called debugger. So it's a software that execute a program line by line, examine the value stored in a variable and help in finding and removing errors in a program. यानी कोई वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर होती है वो एग्जामिन करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर किसी लाइन में एरर आता है तो उस एरर को फाइंड करते हो, देन रिमूव दैट एरर, इट इज कॉल्ड डिबगर। तो आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज के बाद जो है दूसरा टास्क है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक, यानी फंडामेंटल्स, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन से बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। आइए टास्क नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें बेसिक्स जो हैं वो कौन सी हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक्स, चूंकि हमने
प्रोग्रामिंग के लिए जो टू लैंग्वेज चूज़ की है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इस कोर्स का हिस्सा भी है। तो सी एक पॉपुलर और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं वो बनाए जाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हो, हम इजीली सी में जो है वो राइट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है कैरेक्टर सेट बेसिक जो है वो सीखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हायर लेवल पे जो है आप इजीली चीज़ों को बना सकते हैं, प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। तो आपने बेस को स्ट्रांग करना है, तो बेसिक में जो फंडामेंटल है वो उसमें सबसे पहले कैरेक्टर सेट क्या है। तो कैरेक्टर सेट में जो है सी लैंग्वेज की जो कैरेक्टर सेट है उसमें सबसे पहले इंक्लूड लेटर्स। लेटर्स क्या है कि जो अल्फ़ाबेटिक जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है वो प्रोग्राम में जो है वो लेटर्स यूज़ हो, चाहे वो ए टू ज़ी कैपिटल लेटर में हो, चाहे वो स्मॉलर लेटर्स में मौजूद। ठीक है, तो कोई भी आप नाम रखोगे तो आप उसमें जो है वो लेटर्स रिप्रेजेंट हो। जैसे मैं किसी वेरिएबल का नाम रखता हूँ नम, तो वो एक लेटर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है स्मॉलर लेटर कैपिटल लेटर्स और डिस्टिंक्ट्स। अगर हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल में स्मॉलर लेटर्स और कैपिटल लेटर ये डिस्टिंक्ट होंगे, ये डिफरेंट होंगे, याद रखें। यानी ये अलग से वेरिएबल कंसिडर होगा, ये अलग से वेरिएबल कंसिडर होगा, ये अपनी मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा, ये अपने लिए मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा। दोनों सेम नाम है लेकिन डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये जहन में हो। डिजिट्स दूसरा जो है वो करेक्टर सेट्स हैं जो 0 से लेके 9 तक जो है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट हो, उसको हम डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप उस वेरिएबल के साथ नंबर्स भी लिख सकते हो, 5 में लिख दूं तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप न्यूमेरिक इन कांस्टेंट नंबर्स यूज कर रहे हो या फ्लोटिंग कांस्टेंट नंबर्स यूज कर रहे हो, तो आप कोई भी नंबर इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए डिजिट्स को आप रिप्रेजेंट। बाद जो है नेक्स्ट इज द स्पेशल कैरेक्टर्स। देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो जिसमें आप जो है स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है अंडरस्कोर है, या प्लस साइन है, या वर्टिकल बार है, बैक स्लैश साइन है, ठीक है, आपके हैश है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब इन स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करके लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स, इनको इकट्ठा करके एक कैरेक्टर सेट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप वेरिएबल में यूज कर सकते हो, आप ईमेल रिप्रेजेंटेशन है तो मैं लिखता हूँ टोटल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ टोटल अंडरस्कोर पे, तो मैंने एक नाम रखा वेरिएबल का, तो देखें टोटल अंडरस्कोर पे 5, तो ये एक नाम है, तो हम इसको भी एज अ वैलिड वेरिएबल कहेंगे। तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, उस पर अल्फ़ाबेटिक्स लेटर्स भी आ जाएंगे और उसमें डिजिट्स भी आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं इसको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं, यानी पूरे कैरेक्टर्स को का मजमुआ, जो लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उसके मजमुए को कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ये दो टास्क प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग बेसिक्स के जो टास्क हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरे टास्क की तरफ चलते हैं कि तीसरे टास्क में जो है रिजर्व वर्ड्स क्या हैं और हेडर फाइल्स क्या हैं, ताकि वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो आइए अपने थर्ड टास्क की तरफ चलते हैं। रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स जो हैं इसको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, और these words are basically the part of programming language which have special purpose in computer programs। याद रखिए रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं सी प्रोग्राम में। टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके 32 हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये रिजर्व वर्ड जो हैं ये एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं, आप उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। You cannot use for another purpose. Why? Because they have a predefined use। ठीक है, ये पहले से predefined है, हम जिस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उसी पर्पस के लिए काम करेंगे, तो दूसरे पर्पस के लिए हम रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल नाम रखता हूँ, टोटल मैंने रखा हुआ, ठीक है, तो दैट्स वाई रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे तो उसके रूल बताऊंगा, तो रिजर्व वर्ड इसलिए आपको जहन में हो। तो टोटल इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 100,
अब ये जो वैल्यू है ये साइन हो रही है इस वेरिएबल में, एक नाम में। लेकिन अगर मैं इसकी जगह, टोटल की जगह मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं इंट इज इक्वल टू 100, तो वो मुझे एरर देगा। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि इंट जो है ये रिजर्व वर्ड है और उसको एज अ वेरिएबल नहीं बनाया जाता। ये जहन में रखें। इसलिए हम वेरिएबल्स की जगह रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं करते, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स अपने एक प्री डिफाइंड टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये 32 हैं। ये जहन में हो, अगर पेपर में आ जाए रिजर्व वर्ड्स क्या हैं और कोई से 4-5 लिस्ट कर दें, तो आप कोई से भी 4-5 जो है वो याद कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारे याद हों, लेकिन वक्त के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रोग्रामिंग की, तो आपको ये रिजर्व वर्ड्स खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ आपको जहन में हो कि ताकि आप जब लिस्ट करें तो आपको पता हो कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। हेडर फाइल्स बहुत अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, हेडर फाइल्स जो होते हैं ये सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। वो फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड हो। ठीक है, हेडर फाइल्स को हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, जिस फंक्शंस के ज़रिए हम मुख्तलिफ टास्क को सी प्रोग्राम में इजीली परफॉर्म कर सकें, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। यानी हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं। हम उसके ज़रिए मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करते हैं सी प्रोग्राम में, इसको हेडर फाइल्स कहा जाता है। इसलिए कौन से टास्क होंगे, जैसे इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे, जैसे यहाँ पर आपको देखिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ दिया हुआ है। अगर आपने किसी टास्क को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी वैल्यू को यूजर से लेनी है तो उसके लिए आपको स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। तो ये इनपुट और आउटपुट के, तो स्कैन एफ इज यूज फॉर इनपुट टास्क एंड प्रिंट एफ इज यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन। इसी तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी जो हैं उस टास्क में आ जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मुराद है कि आप उस पर स्क्वायर रूट परफॉर्म कर रहे हो, पावर परफॉर्म कर रहे हो, लॉग का टास्क परफॉर्म कर रहे हो, साइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कॉस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, टेंजेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एब्सोल्यूट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारे के सारे मैथ ऑपरेशंस में जो है आ जाते हैं। तो ये वो टास्क हैं जो उस स्पेसिफिक टास्क के मुताबिक जो है वो क्या करते हैं, सी प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करता है। इसलिए लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं, जो हेडर फाइल्स यानी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, और वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शन जो हैं वो अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। और हेडर फाइल याद रखें, हम यानी लाइब्रेरी फाइल्स को हम प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम में आप एक से ज़्यादा हेडर फाइल यूज़ करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है stdio.h, ये हेडर फाइल है। यानी ये वो लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस। अब एक प्रोग्राम के अंदर आप इस तरह के जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो लाइब्रेरी फाइल यानी हेडर फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर नीचे 3 फंक्शंस गिवन भी हैं, मैं साथ साथ फिर आपको बता भी दूंगा। जब भी फंक्शन के अंदर याद रखिए, जब आप प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर कोई फंक्शन इस्तेमाल करोगे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ। जब आप एक फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करोगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, यानी उसकी बॉडी में, यहाँ पर कोई भी आपने फंक्शन मैंने यूज़ किया प्रिंट एफ फंक्शन। अब याद रखिए ये जो फंक्शन होगा इससे पहले आपने ये हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, ये ज़रूरी है। जब आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो इस हेडर फाइल stdio.h को मेंशन करना ज़रूरी है। बिफोर कॉलिंग द फंक्शन यू मस्ट इंक्लूड अ लाइब्रेरी और अ हेडर फाइल नेम जिसके अंदर जो है वो फंक्शन मौजूद होगा। जैसे अगर आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन एक्सेस करना है तो आपने फिर यहाँ पर math.h लिखना होगा।
अब ये एक प्रोग्राम के अंदर आप जो है मुख्तलिफ हेडर फाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हो math.h। और हेडर फाइल हमेशा जब आप यूज़ करोगे तो वो एंगल ब्रैकेट्स में बंद होने चाहिए। ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। 2 एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके आप यहाँ पर हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करते हो। यहाँ हेडर फाइल यानी लाइब्रेरी फाइल, और इसको इंक्लूड प्री प्रोसेसर से किया जाएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको कहते हैं। इसको हम हैश इंक्लूड से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप हैश इंक्लूड के जरिए क्या करोगे, उस लाइब्रेरी फाइल यानी उस हेडर फाइल को इंक्लूड करोगे। ये ज़रूरी होता है, ये हर प्रोग्राम में लिखना ज़रूरी है। इंशाल्लाह जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको इसकी बहुत डिटेल दूंगा। फिलहाल यहाँ पर इतना सीखें कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसको के ज़रिए जो है हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो कॉमनली हेडर फाइल इस्तेमाल होते हैं वो stdio.h है, conio कंसोल इनपुट आउटपुट इसको कहते हैं .h हेडर फाइल, और math.h। यानी जितने भी इनपुट और आउटपुट के फंक्शन होंगे printf और scanf वो stdio.h में होंगे। जितने भी कंसोल के इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन होंगे वो जो हैं आपके कोनियो या कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी में मौजूद होंगे। जैसे क्लियर स्क्रीन करने आपने, ठीक है, जब आप प्रोग्राम को डिस्प्ले करें तो वो सारा का सारा टेक्स्ट क्लियर करके सिर्फ रिजल्ट को जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन के सारा टेक्स्ट पहले से क्लियर हो जाए, उसके बाद स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले हो। गेट सी एच, गेट करेक्टर इसको कहा जाता है। यानी अगर आप किसी वैल्यू को करेक्टर को गेट करना चाहते हो और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करोगे तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो गेट सी एच होता है। इसी तरह गेट करेक्टर इको इसको कहा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। सिर्फ यहाँ पर इतना सीखें कि ये वो फंक्शंस हैं बेसिकली जो इस लाइब्रेरी में मौजूद है, यानी इस हेडर फाइल में मौजूद है। और इसी तरह अगर मैथ की लाइब्रेरी अगर हम लेना चाहें math.h की, तो math.h में स्क्वायर रूट, पावर, लॉगरिथम फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोसिकेंट फंक्शन, ठीक है, ये जित एब्सोल्यूट फंक्शंस, हेक्साडेसिमल फंक्शंस, यानी जितने भी आपके फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे math.h। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर इनमें से कोई भी एक फंक्शन एक्सेस किया, लॉग फंक्शन x को यूज किया, साइन फंक्शन को, तो उसके लिए आपको math.h लाइब्रेरी मेंशन करनी जरूरी हो जाएगी। अगर आप math.h लाइब्रेरी मेंशन नहीं करोगे तो वो डायरेक्टली आपको एरर देगा कि द फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। पहले से उसका एक टाइप बतानी होगी, एक लाइब्रेरी बतानी होगी, ताकि कंपाइलर उस लाइब्रेरी से, उस हेडर फाइल से उस फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सके, क्योंकि हर हेडर फाइल में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसको हम हेडर फाइल्स कहते हैं, और हेडर फाइल्स को हमेशा .h के एक्सटेंशन से यूज किया जाता है, ठीक है। वो सब के साथ .h यूज होगा, और वो एंगल ब्रैकेट्स में होंगे, और वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज, मुख्तलिफ हेडर फाइल्स एक प्रोग्राम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी को इंशाल्लाह आगे डिटेल से स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो आपके हेडर फाइल आपके जहन में हो, ताकि हम उसको इजीली वहां पर यूज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।